इच्छा नहीं है। नेता का आदेश हुआ तो वो उसको मैं मना नहीं कर सकता उनको, क्योंकि हर शब्द हर बात नेता ने मेरी रखी है और उन्होंने अगर कोई बात कही हो तो उसको नकारने की हिम्मत मेरे मन में जमीन अस्तित्व वर्धे में नहीं हो, वर्धा में नहीं हो, अमरावती में तो है ना, तो उसके दो आमदार क्षेत्र के यहाँ अमरावती के हैं, 4 उधर के, तो वहाँ अस्तित्वहीन राष्ट्रवादी है ये कहना भी गलत है। वहाँ शारीरिक क्षमता पे सब निर्भर होता है। मैं कष्ट करने को और मैं कर रहा हूँ जी। संस्था के हर स्कूल में हर कॉलेज में जाके उसका सब प्रशासन देखना, ये काम तो मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। मेरे को भाजपा का जो कोई सिद्धांत है वो मेरे को मंजूर नहीं है, मान्य नहीं है, और मैं उनके साथ कभी जाऊंगा नहीं। लोगों पे, लोकशाही पे भी लोगों का विश्वास है और वो कहीं और पैसों से चुनाव जीता जाता है ये मानने वाला मैं नहीं। हर हमारा दोस्त में जो मेरे साथ जुड़ा है, सहानुभूति रखता है, वो इस लड़ाई के लिए तैयार। नमस्कार, मैं हूं अनिल, आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़। आज हम बात करेंगे हर्षवर्धन जी देशमुख से। हर्षवर्धन जी देशमुख से हम बात करेंगे राजनीति के बारे में, हम बात करेंगे शिवाजी शिक्षण संस्था के बारे में, और हम बात करेंगे हाल की ताज़ा राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में। नमस्कार। आपका स्वागत है। धन्यवाद। 73वें वर्ष में राजनीति की नई पारी आप शुरू करने जा रहे हैं। मेरी इच्छा नहीं है। नेता का आदेश हुआ तो वो उसको मैं मना नहीं कर सकता उनको, क्योंकि हर शब्द हर बात नेता ने मेरी रखी है और उन्होंने अगर कोई बात कही हो तो उसको नकारने की हिम्मत मेरे मन में नहीं। लेकिन आपने ही घोषित किया था शिवाजी शिक्षण संस्था के चुनावों के समय सार्वजनिक रूप से कि अब आप कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और आप शिवाजी शिक्षण संस्था के विकास के लिए अपना पूरा जीवन झोंक देंगे। मैंने 6 साल में पूरा जीवन झोंक दिया, और ये जो बात मैंने कही थी अगर उसको मैं क्वालिफाई करूँ तो वो 17 के चुनाव में कही जी। ये पिछले चुनाव में मैंने ये बात नहीं की। फिर भी मैं कमिटेड हूँ सोसाइटी की तरक्की के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, भाऊ साहब ने दिखाया हुए स्वप्न की पूर्तता के लिए। इसलिए 6 साल में मैंने संस्था में क्या किया क्या नहीं किया ये सबके सामने है, और उसकी जो कुछ परिणाम मुझे मिलना था वो पिछले चुनाव में मुझे मिले हैं। मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ आजीवन सभासद होते हैं, उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि ये मेरी कमिटमेंट थी, लेकिन जिस नेता के साथ मैं पूरी ज़िंदगी रहा हूँ उसके आदेश के सामने मैं आपसे माफ़ी मैं लेना चाहता हूँ। इतने दो महीने की फुर्सत आप मुझे छुट्टी दें, मैं आपकी सेवा में कायम हूँ। आपको शरद पवार साहब का आदेश कब मिला? 27 तारीख को। 27 जनवरी को। 27 जनवरी को आदेश मिलने के बाद आपने वर्धा लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी के उम्मीदवार के रूप में तैयारी शुरू की है। बराबर। इतने जल्दी सब कुछ हो पाएगा? करना मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करेंगे। कोशिश करना है, आखिर में आदमी के हाथ में क्या है, कोशिश करना है, वो कोशिश करूँगा। राज्य में शिवसेना और कांग्रेस के साथ शरद पवार साहब की पार्टी की का गठबंधन है, इंडिया अलायंस में पवार साहब शामिल है। शरद पवार साहब ने आपको आदेश दिया है, इसका मतलब ये मान ले कि इंडिया अलायंस में लोकसभा की उम्मीदवारी वर्धा में राष्ट्रवादी के लिए छूटेगी पवार साहब की? आदेश ने मुझे सूचना ऐसी दी उन्होंने कि तुमको वहाँ वर्धा में लोकसभा के लिए लड़ना है, उसकी तैयारी तुम शुरू करो। उसके मुताबिक मैंने शुरुआत कर दी। वरुण, मोर्शी, नांदगांव, खंडेश्वर, चांदूर रेलवे की बैठकें हम ले चुके हैं, और कल से मैं वर्धा जिले में जा रहा हूँ। लेकिन आपकी इस उम्मीदवारी को वर्धा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कुछ स्थानीय वरिष्ठ पदाधिकारी विरोध कर रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहोगे?
नहीं, इसमें मैं भाष्य इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये उनका अधिकार है। गठबंधन में क्या हुआ है ये ना उनको सही मालूम है ना मुझे सही मालूम। मुझे जो सूचना मिली पवार साहब से, उस सूचना के अनुसार मैं काम में लगाऊं। कल किसी गठबंधन का और कोई उम्मीदवारी दूसरे को मिल देगी तो मेरे को कोई ऐतराज़ नहीं रहेगा। मैं उसके लिए मेरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, मोर्शी और वरुण के क्षेत्र में प्रयत्न निश्चित करूंगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि वर्धा लोकसभा क्षेत्र में पिछले 6 चुनावों में 3 चुनाव भाजपा जीती है और 3 चुनाव कांग्रेस जीती है। कांग्रेस वहाँ की एक बहुत मजबूत पार्टी है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी यदि आपकी उम्मीदवारी का विरोध करते हैं तो इन परिस्थितियों में क्या आप सही ढंग से चुनाव लड़ पाओगे? नहीं, उनके सहयोग से ही चुनाव होगा और ये जो उनके बगैर सहयोग के ये इम्पॉसिबल है, वो लड़ना भी मुश्किल है। इसलिए अब उनकी मांग तब तक ही रहेगी ना कि जब तक घोषित नहीं होती। और गठबंधन में राष्ट्रवादी को दिया गया तो ये तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं की सम्मति से ही दिया जाएगा ना, बगैर उनके सम्मति से कोई छीना तो जाएगा नहीं। तो उसके बाद मेरी उम्मीदवारी अगर उनको पर्याय, भारतीय जनता पक्ष को पर्याय देना है तो मेरी ही उम्मीदवारी स्वीकारनी पड़ेगी उनको। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी अभी तय नहीं है, आपकी पार्टी के नए नाम को अभी वैधानिक मान्यता मिलना बाकी है, तो ऐसी परिस्थिति में एक लोकसभा क्षेत्र जहां वर्धा जिले में आपके अभी तक दौरे नहीं हुए हैं, अमरावती जिले के वर्धा क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों का भले ही आपने दौरा किया है, क्या लगता है आप पूरे मन से या पूरी शिद्दत या पूरी राजनीतिक सफलता के साथ ये चुनाव लड़ पाओगे? कुशलता के साथ? मैं कुशलता के साथ जरूर चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं अब कोई पहला चुनाव तो नहीं लड़ रहा हूँ। 1980 से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ता हूँ। आप 2 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार मंत्री। तो मैं उसमें दुरुस्ती करूँगा, 3 बार मैं विधायक भी रह चुका हूँ। ये सब सिंबल हुआ, चिन्ह हुआ पक्ष का, ये कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों का परिणाम होता है। क्योंकि अगर उसमें कोई नया चिन्ह मिले, नया सिंबल मिलेगा, वो सब तक पहुंचाना मुश्किल बात है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन उसके साथ ही उम्मीदवार का चेहरा भी कुछ न कुछ वेटेज रखता है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी मुझे ऐसा शायद मेरी ये गलतफहमी होगी, लेकिन मेरा भी परिचय काफ़ी सामाजिक स्तरों पे हर जिले में, हर क्षेत्र में है। तो ये भी कुछ तो भी मायने रखता है। मुश्किल तो है, अब मुश्किलों चुनाव कोई मुश्किलों को हल ढूंढना ही हर्षवर्धन देशमुख है। ऐसी परिस्थिति में लेकिन आपकी राष्ट्रवादी पार्टी, जिसके सर्वेसर्वा शरद पवार है, जिनके आदेश पर आपने 73वें वर्ष में एक नई पारी शुरू की है, उनकी पार्टी के इस ताज़ा हालिया स्प्लिट को आप किस तरह देखते हैं? जो उनसे मान्यता छीन ली गई, अजीत दादा पवार को उनकी पार्टी दे दी गई, चुनाव चिन्ह दे दिया गया, और अब राष्ट्रवादी पार्टी का वर्धा लोकसभा क्षेत्र में कोई ज़मीनी अस्तित्व नहीं है। ज़मीनी अस्तित्व वर्धा में नहीं होगा, अमरावती में तो है ना। तो उसके 2 आमदार क्षेत्र के यहाँ अमरावती के हैं, 4 उधर के, तो वहाँ अस्तित्वहीन राष्ट्रवादी है ये कहना भी गलत है। वहाँ के अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ते, नेता गण काफ़ी वहाँ कार्यरत है और राष्ट्रवादी के नाम से कार्यरत है, और वो शरद पवार के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो कोशिश करेंगे, प्रयत्न करना ही हर मुश्किलों का हल रहता है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ। 27 के पहले आपकी मानसिकता थी चुनाव लड़ने की? 27 तारीख के पहले, 27 जनवरी के पहले जब पवार साहब का फोन आया? मेरी मानसिकता बिल्कुल नहीं थी। मैंने कभी क्लेम भी नहीं कहा, मैंने कहा भी नहीं। हाँ, कुछ मेरे दोस्तों ने मेरा नाम चलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो
वो कोई आपने पवार साहब को कन्विंस करने की कोशिश नहीं की कि अब आप इस उम्र में या फिर जहां सक्रिय नहीं, माफ कीजिए, उम्र चलिए ठीक है, पवार जी से उम्र की बात करना गलत है, वो गलत है। आप इतने सक्रिय नहीं हो फिलहाल राजनीति में, इसलिए आपने उनको कन्विंस करने की कोशिश नहीं की? आप भी जिस बात का 73वें मेरे उम्र की जिक्र कर रहे हो, ये इसके बारे में मेरे ऐतराज है। आज भी मैं 5 किलोमीटर 1 घंटे में घूम सकता हूँ। आप घूम सकते हो क्या? जी, अगर घूम सकते हो तो सुबह आके मेरे साथ चल लो। तो उम्र वो ऐसा है, शारीरिक क्षमता पे सब निर्भर होता है। मैं कष्ट करने को और मैं कर रहा हूँ जी। संस्था के हर स्कूल में, हर कॉलेज में जाके उसका सब प्रशासन देखना, ये काम तो मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। आपको इस सारी लड़ाई में शिव परिवार का कितना साथ मिलेगा, क्या मानते हो आप? शिवाजी शिक्षण संस्था, शिव परिवार परिवार का दृष्टिकोण मेरे लिए सहानुभूतिपूर्वक रहेगा, लेकिन संस्था के किसी कर्मचारी ने मेरे लिए काम करना, ये मैं कभी, ये आपकी अपेक्षा नहीं है? अपेक्षा रखता नहीं हूँ, रखी नहीं है। मैं उनको इन्वॉल्व डायरेक्टली कभी भी करूँगा नहीं, लेकिन भाऊ साहब के संसद से जो जुड़े हुए हैं उनको मेरे बारे में निश्चित ही एक प्रकार की सहानुभूति है, उसका फायदा मुझे मिलेगा। आगे किस तरह की तैयारी करोगे आप लोकसभा चुनाव को दृष्टिकोण को लेके? अमरावती में तो आपने काफ़ी दौरे कर लिए हैं, वर्धा का जो जिले का एरिया है उसको लेकर के आपकी तैयारियां क्या है, पार्टी स्तर पे क्या तैयारियां हैं? आज इसके बारे में मैंने बोलना गलत होगा, क्योंकि समय से पहले होगा, क्योंकि अभी मैं कल पहली बार अमरावती में पहुंचने वाला हूँ। तो वर्धा में पहुँच, कल आप पहली बार वर्धा जाओगे? नहीं, मैं जिंदगी में नहीं, ये लोकसभा के दृष्टिकोण से आप कल पहली बार वर्धा में जाओगे। इसके पहले आपके 27 के बाद वर्धा के दौरे नहीं हुए हैं? नहीं, तो ये पहली बार मैं जाऊंगा। अभी उनसे बात करते हुए भी आपने सुना होगा कि मैं कल इस 27 तारीख के बाद पहली बार जाऊंगा। वैसे मैं जाता रहता हूँ, क्योंकि वहाँ वर्धा आईएनजी में संस्था के स्कूल है। आपको क्या लगता है, जो पार्टियां लगातार टूट रही है भाजपा छोड़ कर के राज्य में सारी, फिर वो राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना हो, आज ही अशोक चौहान जी ने भाजपा में प्रवेश किया, इस बारे में आप क्या कहोगे? उन्होंने क्यों किया इस बारे में मुझे मालूम। मेरे को भाजपा का जो कोई सिद्धांत है वो मेरे को मंजूर नहीं है, मान्य नहीं है, और मैं उनके साथ कभी जाऊंगा नहीं। आपको भाजपा का बुलावा कभी आया है? क्यों आएगा? उनको मालूम है कि मैं पक्की तौर से शरद पवार जी से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, तो जो मेरा इतना ही नहीं, मैं जब आपको ईडी का डर नहीं है? जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जो 3 बार मंत्री रहे हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जिनके पिता की राजनीति का पूरा 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ राजनीति में कांग्रेस में रही है, वे व्यक्ति भी जब भाजपा में जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कोई भाजपा का ऑफर नहीं आया कहीं से? मुझे आया भी नहीं, और मेरी उम्मीद करता हूँ कि आएगा भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हो? इतनी बड़ी व्यक्तिमत्व मेरा वो प्रधानमंत्री है हमारे देश के। वो प्रधानमंत्री है, वो आप वैयक्तिक किसी पे मैं नहीं, उनके बारे में क्या सोचते हो, ये क्या सोचते हो आप? नहीं करना था। आप वर्धा से राष्ट्रवादी के उम्मीदवार रहोगे, ऐसी परिस्थिति में अमरावती लोकसभा में आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि आपका अच्छा खासा वजूद है अमरावती लोकसभा क्षेत्र में। जो राष्ट्रवादी की रहेगी वो मेरी रहेगी। जो राष्ट्रवादी की भूमिका रहेगी, साहब की जो भूमिका रहेगी। पिछले चुनाव में शायद आप नवनीत राणा की ओर से आपने काम किया था, क्योंकि नवनीत राणा राष्ट्रवादी के सपोर्ट से खड़ी थी, इसलिए मैंने किया। इस बार यदि नवनीत राणा राष्ट्रवादी की सपोर्ट से खड़ी नहीं रहती है तो आपकी भूमिका उनके विरोध में ही रहेगी? बिल्कुल रहेगी। ये इंडिया गठबंधन के साथ रहूँगा। आपको आपके वर्धा क्षेत्र से जीत की कितनी उम्मीद है? आप केवल लड़ रहे हो कि जीतने के लिए लड़ रहे हो? मैं लड़ रहा हूँ। जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हो? मैं ऐसा नहीं कहूँगा। आई विल नॉट क्लेम दिस। मैं लड़ रहा हूँ, चुनाव के लिए लड़ रहा हूँ। नहीं, देखिए देशमुख साहब, आप बहुत मुरब्बी राजनीतिज्ञ हो। आपने 3-3 विधानसभाएं जीती हैं। आपने पिछला विधानसभा मोर्शी का आपने चीतपट करके भुयार साहब को जितवाया। आप इतने
मेच्योर राजनीतिज्ञ हो, क्या सही में 1 महीने में किसी लोकसभा क्षेत्र की तैयारी की जा सकती है? तो मैं क्लेम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। तो क्या आप केवल शरद पवार साहब के आदेश का पालन कर रहे हो? बिल्कुल। जीतने के लिए कम लड़ रहे हो? अब जीतने की कोशिश करने वाला हूँ, कोशिश करने वाला हूँ। आपके कुछ मैंने कोट ये भी सुने थे कि आपकी लोकसभा दृष्टिकोण को लेके फाइनेंशियल हालत भी आप अपने आप को कमज़ोर मानते हो। कमज़ोर है आपकी हालत? मेरी हालत 2014 में आपकी एसेट जो चुनाव घोषणा पत्र था उसमें 4.5 करोड़ रुपए थी। चुनावी जो हलफनामा होता है उसमें 10 साल पहले आपकी आर्थिक स्थिति 4.5 करोड़ रुपए एसेट्स की थी, बराबर थी। फिर भी आप कमज़ोर मानते हो? वो स्थायी है, अस्थायी निधि थोड़ी है, वो स्थायी रूप से वो आज भी कायम है। आज के चुनाव आप मानते हो खर्चीले हो गए बहुत? बिल्कुल खर्चीले हो गए, लेकिन ऐसा है ये खर्चीले, जिनके पास खर्चे के लिए पैसा रहता है वो खर्च करते हैं, बगैर पैसे का कोई चुन के नहीं आता। ये जो आपकी धारणा है ये गलत है। अभी मोर्ची पिछले ही आमदारकी के चुनाव में देवेंद्र भोयार के पास कितना पैसा था, किसने कितना खर्चा किया, ऐसा है। लोगों पे, लोकशाही पे भी लोगों का विश्वास है और वो कहीं न, और पैसों से चुनाव जीता जाता है ये मानने वाला मैं नहीं। आपकी स्पष्टवादिता और आपका स्वभाव आज की राजनीति में फिट बैठता है? आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप बहुत स्पष्ट हो, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप कोई गलत बात सहन नहीं करते हो, समझौते कम करते हो। ऐसे सारा स्वभाव आज की राजनीति में फिट बैठेगा? फिट बैठ रहा है, चल रहा है, मेरे को मान्यता मिल रही है। मेरे शब्द अभी भी नीचे नहीं। आपके सामने भले ही कोई ना कहे, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप थोड़े गर्म मिजाज हो, आप स्पष्ट वक्ता हो, स्पष्टवादिता हो। फिर ये सारी गर्म मिजाज तो था, लेकिन इस उम्र में वो गर्म मिजाज कायम नहीं रहता है, वो तो ठंडा हो जाता है। ठंडा हुआ है स्वभाव? हुआ ही होता ही है, उम्र के लिहाज से वो ठंडा होता ही है। और उसमें सोसाइटी में काम करने के बाद तो ज़्यादा ठंडा हो गया है। दादा, आपने शिवाजी शिक्षण संस्था का अध्यक्ष बनने के बाद इस संस्था में क्या बदलाव किए और आने वाले आपके फ्यूचर प्लानिंग संस्था को लेकर क्या है? ये मेरी थोड़ा सा गैर राजनीतिक प्रश्न है। नहीं, बराबर है। संस्था में जो बदलाव किए वो तो आप देख सकते हो। मेडिकल कॉलेज का पूरा जो कुछ चेहरा था वो हम बदल सके, हमने बदला ये नहीं कह रहा है, हमारी कार्यकारिणी ने पूरा चेहरा उसका बदल दिया है। हमारे सीनियर कॉलेजेस का परफॉर्मेंस आज करीब एक कॉलेज छोड़ा जिनका नैक हुआ है, वो सब ए और B+ की कैटेगरी में नैक के नामांकन में मिला है। तीसरा अभी आखिरी वाला अभी होने का है। उसके बाद स्कूल के स्टैंडर्ड्स भी हम उसकी तरक्की के लिए, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए और कंपटीशन में उतरने के लायक बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्र विद्यापीठ की भी बात चल रही है, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी। वो तो गवर्नमेंट की अब नए शैक्षणिक धोरण के अनुसार 2020 के क्लस्टर बनाने की बात चल रही है। बिल्कुल क्लस्टर बनाने की बात चल रही है। आज हमारा उसके ऊपर रेजोल्यूशन ही है कि अमरावती का क्लस्टर हम अभी बनाने ही वाले हैं जिले का, क्योंकि उसकी लिमिट जो है वो एक जिले की सीमा है, तो क्लस्टर हम बनाने ही वाले हैं। इसके पहले हम इसलिए नहीं बना रहे थे कि हमारी शासन से मांग थी कि हमारे जो वैकेंसीज है वो पहले आप उसकी पूर्तता कर दो, उसके बाद हम आगे जाते हैं। नहीं तो क्योंकि अगर हमने आज क्लस्टर बना दिया तो गवर्नमेंट से हम अलग हो रहे हैं, ये हम जब मानने लगे, अगर मानते हैं तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई संस्था के प्रति रहेगी नहीं। और आज ये जो धोरण है इसमें गवर्नमेंट अब शैक्षणिक इससे पीछे हटने की बात कर रही है, ये भी वस्तुस्थिति है। और इसलिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जब तक होगा नहीं तब तक शैक्षणिक स्तर और मास एजुकेशन जिसको कहते हैं, ये जिसका विचार अभी तक पिछले 100 साल से इस देश में 100-125 साल में इस देश में पनप रहा था, वो विचार अब बंद होने की कगार पे। दादा, ऐसा कौन सा रसायन है जो आपको शरद पवार साहब से इतना नज़दीक जोड़े रखता है हमेशा?
वरना आज तो मुख्यमंत्री की लगातार कुर्सियां पाने के बावजूद लालच नहीं है, मेरे को कोई अभिलाषा नहीं है। और इसलिए जिस आदमी ने मुझे हर कदम पे मदद की है, सहायता की, उसके साथ जुड़ा रहना। आप तो पिछले 10 साल से सक्रिय राजनीति लगभग छोड़ चुके हो, फिर अभी भी आपकी भक्ति कायम है? मेरी भक्ति कायम है, क्योंकि वो एक मजबूत नींव पे बनी है। यदि आपको राष्ट्रवादी की टिकट नहीं मिलती है या ऐसे कुछ राजनीतिक घटनाक्रम घूमते हैं जिससे राष्ट्रवादी अपना दावा वर्दा से छोड़े, फिर आपकी भूमिका क्या रहेगी? मेरा कोई ऐतराज़, मेरी कोई ऐतराज़ नहीं रहेगा। जहाँ पवार साहब रहेंगे वहाँ मेरा। मोर्शी विधानसभा में आपकी भूमिका क्या रहेगी विधानसभा चुनावों के समय? शरद पवार जी का जो आदेश होगा उसके अनुसार। बोंडे साहब से आपकी लड़ाई कम हुई है? तो बोंडे साहब से तो चल ही रही है, वो वही लड़ते रहते हैं, मैं नहीं लड़ता हूँ। अभी भी लड़ाई चली है? वो तो राज्यसभा में चले गए। और फिर भी लड़ते हो? क्यों? आप उनसे पूछिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे नहीं, वो आपकी ओर से आप क्या मानते हो, क्यों लड़ाई चल रही है? राजनीतिक लड़ाई है कि व्यक्तिगत बात है कुछ ऐसी कि बोंडे साहब की और आपकी? आप अमूमन, आपका स्वभाव नहीं है कि आपने किसी से अपनी लड़ाई इतनी लंबी जारी रखी है। आप उनसे मैं मन मुटाव करने को तैयार हूँ, लेकिन उनको वो जारी रखना है उनके खुद के अस्तित्व के लिए, मोर्शी के। मतलब आपसे विरोध उनका अस्तित्व है साहब? हम यस बिल्कुल। जैसा अभी तक हर किसी का अस्तित्व शरद पवार का विरोध था, उसी तरह का हर्षवर्धन का विरोध करना ही उनका मोर्ची का अस्तित्व। नरेश चंद्र जी ठाकरे आपको सपोर्ट करेंगे इन चुनावों में? करना तो चाहिए, अगर वो कांग्रेस में है तो। करेंगे, आपको लगता है? करना चाहिए। वे भी अपने पुत्र के लिए विधानसभा के लिए इच्छुक है? इच्छा किसी ने रखना कोई गलत बात है? दादा, पवार साहब का आदेश आता है तो फिर आप, यदि अगर ये लोकसभा नहीं लड़ते हो, पवार साहब का आदेश आता है तो क्या विधानसभा भी लड़ोगे दादा आप? मोर्शी विधानसभा? मेरी उम्मीद है कि वो आदेश नहीं आएगा। ये आदेश क्यों आया होगा? ये आदेश क्यों आया होगा? क्योंकि उनको शायद मेरी उम्मीदवारी सबसे अच्छी आपका लगी। जो समर्थक वर्ग है वो इस बारे में क्या सोचता है? आपका जो ग्रुप है, समर्थक वर्ग है, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उनसे आपने चर्चा की पवार साहब का आदेश आने के बाद? बिल्कुल की, उनसे पहली बैठक मैंने उनसे ही की और उनको बताया ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए। तब सबने कहा आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हर हमारा दोस्त में जो मेरे साथ जुड़ा है, सहानुभूति रखता है, वो इस लड़ाई के लिए तैयार है। 27 तारीख के बाद पवार साहब से आपकी बात हुई है इस बारे में कुछ और? नहीं। आपने जब दौरे शुरू किए होंगे, तैयारियां शुरू की होगी, बिल्कुल नहीं। आप किसी बैठक में शामिल हुए हो पवार साहब की? बैठक में भी नहीं गया, मैं अमरावती जिले के बाहर ही नहीं गया। कांग्रेस का जो विरोध है वहाँ का स्थानीय, दादा उस बारे में थोड़ी बात करें, और आप उस बात को, प्रश्न को टाल गए। कांग्रेस के पदाधिकारी अगर विरोध करेंगे तो आप कैसे लड़ोगे चुनाव? आपने ये बात पवार साहब के कान पे क्यों करेंगे? उन्होंने किया सार्वजनिक रूप से, हमारे अखबारों में भी ये खबरें छपी हैं। भाई ऐसा है, उम्मीदवारी, उनका कहना है कि समय पे लादा जा रहा है उम्मीदवार। अब तक कांग्रेस ने वहाँ तैयारी की, कोई नहीं कह रहा है, और वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं ये सब मानता हूँ मैं, लेकिन ये वो इंडिया गठबंधन के बाहर जाना चाहते हैं क्या? कांग्रेस पक्ष इंडिया गठबंधन के बाहर जा रही है क्या? नहीं जा। तो अगर वो गठबंधन में रहेंगे तो जो कांग्रेसी हैं उनको वहाँ गठबंधन के कैंडिडेट को मदद करना वाजिबी है, आवश्यक है। सुप्रिया सुड़े का भी नाम बीच में अखबारों में चला था, वर्धा लोकसभा क्षेत्र के लिए, नेशनल मीडिया में भी चला था, उस बारे में कोई जानकारी है आपको? अखबारों में क्यों चला था ये मुझे मैं नहीं बोल सकता। और सुप्रिया सुड़े ने वर्धा में लड़ना, ये इस बारे में कहीं चर्चा नहीं हुई, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसे मुझे लगता है। अंत में जाते जाते आप क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे अपने इस नई इनिंग के लिए, नई पारी के लिए, नई शुरुआत के लिए? मैं सबको आपके माध्यम से यही विनती करूँगा कि एक जिम्मेदारी पवार साहब ने मेरे पे दी है, उसकी सफलता के लिए आप सबने सहायता करना चाहिए, इतनी ही विनती करता। तो ये थे हर्षवर्धन जी देशमुख। आज के दौर में, ऐसी राजनीति के दौर में जब 50 वर्षों की श्रद्धा के बावजूद भी छोटी छोटी बातों के लिए लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, 73 वर्षीय हर्षवर्धन देशमुख उम्र को केवल एक नंबर मानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और ऐसी परिस्थिति में भी वे अपने नेता का आदेश शिरोधार्य मानकर लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई में भी
कूदने के लिए तैयार है। हर्षवर्धन जी देशमुख से हमने बात की, उनका आभार व्यक्त